अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाइलाइटेड रेजनिंग करें फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू नंबर 16। An object starts from rest at the origin and moves along the x-axis with the constant acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। its average velocity अब हमने मालूम करनी है कि जब वो x इज इक्वल टू 2 मीटर से x इज इक्वल टू 8 मीटर तक जाता है, तो अब हमने क्या करनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है और उसका एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, तो चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो ये हमारा फैक्टर ये 0 हो जाएगा। तो टू इज इक्वल टू हाफ और टाइम हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अब तक कब यूज करते हैं, कोई बता सकता है? जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ती हैं ये आप कब यूज करती हैं? जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है? ये इकराम बताएं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हो, एक ही डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा हो, तभी इक्वेशन यूज करते हैं ये। तो ये जरूरी तो नहीं है कि वन डी में हमेशा ये इक्वेशन अप्लाई होंगी, ये ऑलवेज नहीं है। फॉर सर लीनियर, फोर कांस्टेंट। हाँ जी, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि जब आप लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो सड़कें हैं यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, हालांकि आप यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते, यानी कि लीनियर मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर वेरिएबल हो जाता है। तो याद रखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी यूज करते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें देख उसने बोला कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है। पहले बॉडी यहाँ पर थी, एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से चली 2, 2 के बाद चली यहाँ पर 8। उसने क्वेश्चन में 0 से 2 तक वो उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 तक का जो ड्यूरेशन इसके दौरान उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो यानी कि 0 से लेकर 2 तक ये जो पीरियड है इसके दौरान एवरेज वेलोसिटी हमने मालूम नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये बात जिक्र नहीं की। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो 2 इज इक्वल टू हाफ, यानी इसको कहा 2 t1 स्क्वायर, क्योंकि 4 को 2 पे कट कर आंसर क्या आता है 2। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी बन जाती है। अब देखिए पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो हमने 2 पुट कर दिया। दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, 8 इज इक्वल टू 2 और टी स्क्वेयर t2 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये टर्म हो गई 0। तो यानी कि पहला आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0 और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया 0 और 8, यानी कि जब आपका टाइम 2 था तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और जब टाइम हमारा था हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, ये देखें क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, यानी कि आपने टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 था यानी कि 2 मीटर था तब टाइम हमारा कितना 1 सेकंड, और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर तब हमारा टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो आपके पास और आपने क्या मालूम करनी है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
ये वाला फार्मूला आता है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस S1। तो ये जो फैक्टर है, ये तो उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि 8 माइनस 2, टाइम आपको नहीं दिया हुआ, टाइम आपने खुद में कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो टाइम की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि यहाँ से आपका आंसर कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? और ये याद रखिएगा, चलिए इसको छोड़ दें, ये x इज इक्वल टू 0, ये आप ना इस चीज को आप ना देखें, ठीक है? सिर्फ आप टू एक वैल्यूज को याद रखें और एक वैल्यूज को याद रखें और इक्वेशन को यूज कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये एमसीक्यू सबको? एवरेज वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी, डिस्प्लेसमेंट उसने हमें दिया हुआ था x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट था और ये हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था। टाइम हमें दिया नहीं था हुआ, तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट था 8 मीटर, उस वक्त हमारी वेलोसिटी, उस वक्त टाइम हमारा 2 सेकंड था, और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था तब हमारा टाइम 1 सेकंड था। तो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन हमने टाइम मालूम किया, तो जब हमारे पास टाइम भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट उसने खुद दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन हम और कब यूज करती हैं, किन कंडीशन में? तानिया दो कंडीशन है, एक आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। जाहिर है ओके। जब आप सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो तब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, तब आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाता है जो कि वेरिएबल है। अगर आप ये बात ना भी ना कंसीडर करें, सिर्फ यही बता दें फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फिर अंडरस्टूड है कि आप स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कर्व पास होती है तो तब आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हासिल करो तो आप क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी 0 हो। फिर तो आपका एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी 0 हो, तो फिर तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब तब आपका इक्वल इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो। ये तो आपने बता दी ना कैसा हो, कि उस वक्त फिर हम एक्सेलरेशन को कहते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सुनहरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें तब। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें, ठीक आंसर दिया है। जब आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, तब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर आप वेरिएबल फोर्स अप्लाई करें तो फिर आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो यानी कि अगर आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप कैसे हासिल कर सकती हैं, बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट फोर्स। अपनी फोर्स को आपने कांस्टेंट रखना है। एमसीक्यू नंबर 17 है, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विच वन इज इम्पॉसिबल। इनमें से कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर द लेक्चररशिप। ज़ाहिर है सभी के लिए, फिर एमडी कैट हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। A body having velocity, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। A body having velocity east and acceleration east, क्या ये पॉसिबल है? सारे वन बाय वन बताएं। क्या आपकी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है और एक्सेलरेशन भी ईस्ट की तरफ है? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? जी सर। हाँ जी, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सर, it is- पॉसिबल कब होता है? जब वेलोसिटी और सर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो। हाँ जी, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तब एक्सेलरेशन और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो उस वक्त ये सिनेरियो पॉसिबल हमारा होता है। सेकंड देखते हैं, a body having velocity east and acceleration west, क्या ये पॉसिबल है? यस सर, इट इज पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी इज Yes, sir. डिक्रीजिंग।
हाँ जी, जब वेलोसिटी velocity in आपकी case of डिक्रीज हो तब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। A body having zero velocity and no zero acceleration, क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए, ये सारे के सारे एमसीक्यू बन सकते हैं पेपर में। ये भी पॉइंट एमसीक्यू बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी पेपर में बना हुआ है। ये जो पॉइंट ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका सेपरेट एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है, एमडी कैट वाले में भी और पब्लिक सर्विस कमीशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट एंड फेमस एमसीक्यू है ये, और एफएससी की बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आई थिंक तो। इतना ये सी ऑप्शन सर इतना अगर इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है। हाँ जी, जाहिर है कि कोई जीरो वेलोसिटी कब होगी, किसी न किसी वैल्यू से जीरो होगी ना, तो तब क्या एक्सेलेरेशन हमारा होगा। जी सर, एक्सेलरेशन होगा हमारा, ये कौन सा केस है? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो नहीं है ना, चेंज इन वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा ना। वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो हो। तो ये सिचुएशन कब आती है? जब अगर वेलोसिटी कोई कांस्टेंट मूविंग बॉडी स्टॉप कर जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम फाइनल जीरो माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो आएगा लेकिन वेलोसिटी फाइनल जीरो आएगी। एक और भी केस है, एक तो आपने बराबर बता दी ना, ब्रेकिंग वाला। ब्रेकिंग जब कार को ब्रेक सप्लाई करती है तब ये वाली सिचुएशन आती है। एक और सिचुएशन में आती है, वो कौन सी है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब आप किस बॉडी को ऊपर फेंकती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये केस आता है। कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं ना होती जमीन ना, वहां पे सर ये वाई नहीं आती। कंपोनेंट के लिहाज से। नहीं, हमने ऊपर हमने बी देखना है ना, वाई एक्स कंपोनेंट नहीं देख रहे, हम बी देख रहे हैं। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। वो कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? जी। तो एक केस हो गया ब्रेक सप्लाई करने वाला, जब ब्रेक सप्लाई करते हैं तब आपका एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है ए, और जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकती हैं तब आपका एक्सेलेरेशन आ जाते हैं जी। तानिया प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी मिनिमम होती है। जब ऑब्जेक्ट का उस वक्त तो एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तब वो जीरो हो सकती है, नहीं, ऐसे ही है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होती ही नहीं है, मिनिमम होती है, बॉडी रुकती नहीं है। प्रोजेक्टाइल जब हमने वैसे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो एयर रेजिस्टेंस को जब हम निगलेक्ट नहीं कर रहे होते तब उसकी वो वेलोसिटी जीरो होती है ना वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे। जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, वो हम फॉर स्मॉलर हाइट पढ़ते हैं। स्मॉल हाइट के लिए आप जानती हैं कि रेजिस्टेंस जीरो होती है, रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट ना होने के बराबर होता है। तो जब आप हाई के वो लार्जर हाइट की बात करें तो वहां पर ये रेजिस्टेंस को आप इग्नोर ना कर सकें, तब वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन एप्लीकेबल ही नहीं है। जो हमने सारे फार्मूले पढ़े हैं वो फेल हो जाएंगे। ये जितने भी आपने फार्मूले पढ़े हैं, जो सारे आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ये आप तभी एप्लीकेबल है जब आप प्रोजेक्टाइल को स्मॉलर हाइट के लिए यूज करें। जब आप लॉन्गर हाइट के लिए यूज करेंगे वहां पर ये रेजिस्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब वहां पर ये रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते तो वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फार्मूले फेल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर स्मॉलर हाइट के लिए एप्लीकेबल है, लॉन्गर हाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? जी सर। ऑप्शन नंबर डी, a body having constant acceleration and variable velocity, क्या ये पॉसिबल है? नो इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी है वेरिएबल, और ये ऑप्शन उल्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, तो अब दो ही रह गए, डी या ई। तो इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? फिर कह रहे डी पॉसिबल नहीं है। सर डी पॉसिबल नहीं है। सुनहरा क्या दोबारा सर बता डी दो? डी पॉसिबल है। अच्छा, सबसे पहले ना जुनैरा आप क्या पूछ रही हैं, और अफशीन आप क्या कह रही हैं? सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है?
मीना ने ठीक है, डी पॉसिबल है। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सर ये इस तरीके से पॉसिबल है। फर्ज करें कि हम अगर देखते हैं फर्स्ट 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 है, 10 मतलब चेंज 10 आया है। नेक्स्ट 5 सेकंड में 20 चेंज आया है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में अगर आया है 30 चेंज। तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ जी, अब देखिए अगर आपकी वेलोसिटी 0 है पहले सेकंड में, फिर आपकी वेलोसिटी 2 हो जाती है, फिर वेलोसिटी 4, 6, 8। अब देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो रही है 0, 2, 4। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नंबर चेंज नहीं होना। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये पॉसिबल है कि आपकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और फिर आप कह रही हैं सर्कुलर मोशन के केस में, देखिए सर्कुलर मोशन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, ये तो वेरिएबल होता है। फिर आपका एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वही बात आ जाती है कि अगर आपका जो स्पीड है वो इस तरह चेंज हो रही है 0, 2, 4, 6, 8, तो फिर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि वो बात आपकी आ जाती है। तो ये लीनियर वाले के केस में भी हो सकता है और सर्कुलर के केस में भी ये बात हो सकती है, ठीक है। दोनों के केसेस में ये बात आ सकती है, तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। आपकी वेलोसिटी यहाँ पर देख सकती हैं 0, 2, 4। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नंबर चेंज नहीं होना। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो 2 के अलावा 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता पूरी जर्नी में, इसलिए 2 रहना है। जब पूरी जर्नी में ये 2 रहेगा तब इस एक्सेलरेशन को कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देख लें कि पूरी जर्नी में वेलोसिटी की वैल्यू 1 नहीं है, तो जब वेलोसिटी की वैल्यू 1 नहीं रहेगी इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। क्लियर है ये पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर ई को देखते हैं। जी सर क्लियर है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब हो तो एक्सेलरेशन तो क्या होता है? 0 होता है। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगा बल्कि 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ई ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी रीजन यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या बॉडी हैविंग वेलोसिटी इज, ये सारी बातें फिर पढ़ लीजिए, हम डिस्कस कर चुकी हैं। कौन सा पॉइंट है नॉन जीरो एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन नहीं है। बताएं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करूं? नहीं, ऑप्शंस में था जो कि सही ऑप्शन नहीं है, वैसे उसके समझ नहीं आई कि वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर कौन से सकते हैं। वाला? अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है, जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तानिया, आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होती है कि नहीं होती? बताएं। हो रही होती, लेकिन जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड रहती है कि नहीं रहती? रहती है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो 9.8 नॉन जीरो नंबर ना आ गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे वो एयर रेजिस्टेंस हाँ जी, ये रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो बात है ना, इग्नोर। हाँ जी, ये जो बात हमने पढ़ी है ना, ये बात पढ़ी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना फ्री फॉल का, उसका मतलब है वहां पर ये रेजिस्टेंस को आपने कंसीडर नहीं किया। वहां पे जी की वैल्यू तभी कांस्टेंट रहती है फॉर द स्मॉलर हाइट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कब एप्लीकेबल है? फॉर स्मॉलर हाइट। इसी तरह फ्रीली फॉल जो बॉडी जो मोशन है वो भी फॉर स्मॉलर हाइट ही एप्लीकेबल। अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएं तो
वहां पर जाके रेजिस्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहां पे जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वहां पे जी वेरिएबल हो जाएगा। तो इस मोशन को आप फ्री फॉल नहीं बोल सकते। फ्री फॉल आप तभी बोल सकते हैं जब आपने सिर्फ और सिर्फ आप जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं होती, उस वक्त फिर आपको इसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन। ये भी पे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है जब बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए असर मूव करता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। और उस केस में जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सर हाइट पे, जी समीना, सर फ्री फॉल और वेटलेसनेस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बता दें। इस पे वेटलेसनेस और फ्री फॉल में, कोई फर्क फ्री नहीं है। फॉल और वेटलेसनेस में क्या फर्क है? जब आप फ्री फॉल होते हैं तब आप वेटलेस फील होती हैं, तब आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत हल्के फुल्की हैं। जैसे आपने ये पढ़ा भी हुआ है कि जब आप लिफ्ट में अगर ख्याल है आपके लिए, दोनों सेम है। सर, मेरा ख्याल है कि जी 0 हो जाएगा वेटलेसनेस में, या नहीं? सर वेटलेसनेस में जी 0 नहीं होगा? चले ना, इसको आप ना वो डिस्कशन रूम में पूछ लीजिएगा, इसको थोड़ा मैं सर्च करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जी सर, श्योर। बात आपकी ठीक है, क्योंकि जब आपकी नेट फोर्स 0 होती है, तो जब नेट फोर्स 0 होती है फिर ज़ाहिर आपका एक्सेलरेशन भी कितना होता है, वो भी 0 हो जाता है, नेट एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो जब नेट फोर्स 0 होती है तो फिर आपका ज़ाहिर है जब फोर्स ही 0 हो गई तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होना चाहिए। बात आपकी ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सर्च करके बता दूंगा आपको। MCQ नंबर 18 है, थ्रू आउट द टाइम इंटरवल while the speed of a particle increases as it moves along the x-axis, its velocity and acceleration might be। अब देखिए पूरे जो टाइम इंटरवल है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज कर रही है, तो हमने बताना है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन माइट बी। ये ज़रा हम वो फिर डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा मेरे माइंड में ना चीजें मिस हो रही हैं, क्योंकि वेटलेसनेस का मतलब आपकी नेट फोर्स 0 होती है। नेट फोर्स 0 होती है, फोर्स 0 नहीं होती, दोनों में फर्क है। नेट फोर्स 0 होना और फोर्स 0 होना दोनों में फर्क है। तो ग्रेविटी 0 नहीं होती, ग्रेविटी मौजूद रहती है, लेकिन जो ग्रेविटी का जो नेट इफेक्ट है ना वो 0 हो जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, ये तो आप ही बताएंगे कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है वो वेलोसिटी, या दूसरा एक्सेलरेशन। ऑपोजिट है नो, यहाँ पर डिक्रीज होगी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑपोजिट साइन है, यहाँ पर भी स्पीड डिक्रीज होगी। नेगेटिव नेगेटिव सेम डायरेक्शन, यहाँ पे इंक्रीज होगी। नेगेटिव एंड 0 अपोजिट साइन है, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर कंसीडर होता है, डिक्रीज। पॉजिटिव एंड 0 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि 0 आ गया तो जाहिर है क्या है, चेंज वेलोसिटी 0 आ गया, तो फिर जाहिर है कि बॉडी की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज आना बंद हो गया है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आना बंद आ गया फिर जाहिर है कि उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। सी सर में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो नेगेटिव कैसे होगी? ये सी ऑप्शन पॉजिटिव है, यहाँ पर डिक्रीज सर होगी, डी ऑप्शन में में, लिखे हुए हैं ना नेगेटिव है। डी में डिक्रीज होगी। नहीं सर, सी में लिखा हुआ है नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव होंगे। तो कैसे होंगे? क्योंकि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करे तो फिर
अगर ये आपका ओरिजिन, इसको आपने अपना अच्छा, ओरिजिन माना है। तो समझ में आ गया। हाँ हाँ सर, जी। नेगेटिव वेव समझ में आ गया। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा कम हो रही है। नेगेटिव का वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, मे और मे नॉट आएगा। हाँ जी, नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होता बल्कि डायरेक्शन के साथ होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहती है। MCQ number 19, a particle moves on the x-axis when its acceleration is positive and increasing. तो acceleration पॉजिटिव और इंक्रीज कब होगा? Its velocity must be positive, its velocity must be negative, it must be slowing down, it must be speeding up. Slowing down में तो acceleration क्या होता है? नेगेटिव होता है। its velocity must be positive या its velocity must be negative। तो ये A B D में से देखते हैं। ऑप्शन डी सर, डी होगा करेक्ट। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं कैसे। If a body is moving along the negative x-axis and its acceleration is positive and increasing, it means that body is experiencing a positive acceleration in a negative direction and a magnitude of its direction is getting larger over time. In this scenario, the body's velocity is becoming less negative and eventually may change direction. ये जो ऑप्शन है ना, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, ये ऑलवेज तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएं तो यहाँ पर भी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, लेकिन वो वेलोसिटी कौन सी होगी? नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो ये ऑलवेज तो नहीं ना हो सकता, ये मे और मे नॉट में होता है। समझ आई? क्योंकि उसने बोला है कि इट्स वेलोसिटी जी सर। मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी का मतलब है ऑलवेज। तो हमने देखा है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, अगर बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव में उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो जब कम होना शुरू हो जाएगी तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि ये सिचुएशन ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट है? जी सर, क्लियर है। अगर बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है और उस वक्त उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाए, तो जब उसकी स्पीड कम होगी तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज हो रही थी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस तो उसका एक्सेलेरेशन था नेगेटिव, स्पीड भी नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाए तो उसका जो एक्सेलेरेशन पहले नेगेटिव था वो किसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो पॉजिटिव जाएगा। की तरफ। तो यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ भी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आ सकता है। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसी तरह ऑलवेज अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो एक्सेलेरेशन ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। दोनों एक दूसरे को उल्टा है। अगर बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी में जा रही है तो उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो सकता है। कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाए। इसी तरह अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाए तो तब उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जाहिर है जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलेरेशन भी वो पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? इट मस्ट बी स्लोइंग डाउन। अगर वो बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन आपका वो पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही हैं तब स्लोइंग डाउन से आपका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में स्लो डाउन होती हैं तब आपका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो सकता है, ये नहीं है कि ऑलवेज होता है। और जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में स्लो डाउन होते हैं तब आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है। ये भी मे और मे नॉट में आता है। इसी तरह मस्ट बी स्पीडिंग अप,
अगर आप स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो ये इसका रिजल्ट है। इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस and its acceleration is positive and increasing, it will result in the body slowing down in the negative x direction or potentially change its direction motion to the positive x direction. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा, क्योंकि सारे जो है ना ए बी सी डी सारे में और में नॉट में आती हैं, इनमें से कोई भी ऑलवेज नहीं है। तो हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर आप जरूरी तो नहीं है, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप स्लो डाउन होता है तो तब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। सबको क्लियर है? ये वाला एमसीक्यू नहीं क्लियर तो पूछ लें। ये आज का लास्ट एमसीक्यू है क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं, फिर बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं तो ठीक है, अदरवाइज पूछ लें। 3 मिनट है अभी आपके पास। अब शीन को क्लियर है, स्पीड को भी क्लियर है, चलें आई थिंक तो बाकियों को भी क्लियर होंगे। कोई शर्मा रहा है तो पूछ ले, चैट भी बता दें अगर नहीं क्लियर। ये सारे उसने देखे सवाल में उसने पूछे है, ये जो वर्ड आ रहा है मस्ट बी का मतलब होता है ऑलवेज। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि इट्स वेलोसिटी ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव हो तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है? नो। अगर ये मस्ट बी का वर्ड ना होता फिर ये इनमें से सही हो सकते थे। तो अगर हम इसको ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव हो तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। नो। जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो तब भी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में कम हो रही हो तब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, फर्क कर देंगे। इसी तरह वो कह रहा है कि जब आपकी वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव हो तब क्या ऑलवेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा? नो। इसी तरह वो कह रहा है कि जब आप स्लो डाउन कर रहे हैं तो तब आपका एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्लो डाउन में ऑलवेज तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं वहां पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं वहां पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एमसीक्यू, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। चलिए फिर कल 8 बजे आपकी क्लास होगी। कल हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो फिर मजीद आप पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है।